नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। 1 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ चर्चा के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे थे। इस बैठक में यूक्रेन और अमेरिका के बीच मिनरल्स डील पर मुहर लगनी थी और इस सौदे के साथ ही रूस से युद्ध विराम की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाना था। लेकिन रूस से जंग को खत्म करने के सवाल पर ज़ेलेंस्की ट्रंप और उपराष्ट्रपति वेंस से भिड़ गए। दोनों पक्ष में जुबानी जंग छिड़ गई और ये सब पत्रकारों के सामने ही हुआ। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से दो टूक कह दिया कि डील कीजिए या फिर छोड़ दीजिए। दरअसल ज़ेलेंस्की की मंशा अमेरिका के साथ न केवल मिनरल्स डील की थी, बल्कि वे चाहते थे कि ट्रंप सीधे सीधे उनका पक्ष ले और रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बढ़ावा ना दे। हालांकि ट्रंप ने साफ कर दिया कि युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिका का निष्पक्ष रहना जरूरी है। ट्रंप ने कहा कि मैं किसी की तरफ झुका हुआ नहीं हूं, मैं अमेरिका और दुनिया के लिए जो अच्छा है उसके साथ हूं। इसके साथ ही ट्रंप ने यह एहसान भी जता दिया कि ज़ेलेंस्की को अमेरिका की मदद का शुक्रगुजार होना चाहिए। यह बात ज़ेलेंस्की को चुभ गई। ट्रंप ने यह भी कहा कि आप करोड़ों लोगों की जान से खेल रहे हैं, आप तीसरे विश्व युद्ध का जोखिम ले रहे हैं और आप जो कर रहे हैं वो इस देश का बहुत बड़ा अपमान है। इस बहस में ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की आवाज ऊंची हुई तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि जोर से बोलना बंद कीजिए। इस बहस के बाद ज़ेलेंस्की बिना समझौता किए बाहर निकल आए। बता दें कि ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद ज़ेलेंस्की पर युद्ध शुरू करने का आरोप पहले भी लगाया था। उन्होंने तब ज़ेलेंस्की को तानाशाह भी कहा था और अब इस बहस के बाद भी ट्रंप ने लिखा कि ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और इसके सम्मानित ओवल ऑफिस का अपमान किया है। बहरहाल जब वो शांति के लिए तैयार हो तो वापस आ सकते हैं। वहीं ज़ेलेंस्की ने लिखा, शुक्रिया अमेरिका, शुक्रिया आपके समर्थन के लिए, शुक्रिया इस दौरे के लिए, शुक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति, कांग्रेस और अमेरिकी जनता। यूक्रेन सिर्फ और सिर्फ शांति चाहता है और हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू में कहा कि ओवल ऑफिस में दुनिया की मीडिया के सामने जो हुआ वो अच्छा नहीं था। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि उन्हें पूरा भरोसा है कि ट्रंप के साथ उनके रिश्ते को बचाया जा सकता है। यानी अब भी ज़ेलेंस्की को ट्रंप से उम्मीदें हैं, लेकिन अब अमेरिका के तौर तरीके बदल गए हैं, ये साफ नजर आ रहा है। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच हुई इस बहस के बाद दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आई। कनाडा, आयरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन समेत कई देशों ने खुलकर ज़ेलेंस्की का पक्ष लिया है। वहीं डेमोक्रेटिक सांसद चक शुमर ने एक्स पर लिखा कि ट्रंप और वेंस गंदा काम कर रहे हैं। सीनेट डेमोक्रेट्स आजादी और लोकतंत्र के लिए लड़ना कभी नहीं रोकेंगे। वहीं ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी के ही सांसद डॉन बेकन ने एक्स पर लिखा कि अमेरिकी विदेश नीति के लिए एक बुरा दिन रहा। यूक्रेन आजादी, फ्री मार्केट और कानून का राज चाहता है, वो पश्चिम का हिस्सा बनना चाहता है। रूस हमसे और हमारे पश्चिमी मूल्यों से नफरत करता है। हमें यह साफ कर देना चाहिए कि हम आजादी के पक्ष में खड़े हैं। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने CNN को दिए एक इंटरव्यू में इस बातचीत को बुरी तरह नाकाम बताते हुए कहा कि ज़ेलेंस्की को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें वहां जाकर इस तरह का विरोधी रुख अपनाना। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और ये चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी ने अभी से राज्य में पूरी टीम उतार दी है। राहुल गांधी बार बार बिहार दौरे पर जा रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम दिग्गज बिहार पहुंच रहे हैं और अब कांग्रेस ने बिहार चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर ली है। दरअसल बिहार चुनाव को लेकर पार्टी ने एक अहम बैठक बुलाई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। कैसे चुनावी मैदान में उतरना है, किन किन मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरना है, कितनी सीटों पर राजद से बात करनी है, इस पर भी चर्चा हुई। क्योंकि खबर आ रही है कि कांग्रेस इस बार 75 सीटों पर दावा ठोक रही है और इन 75 में से 45 सीटों को जिताऊ सीट में तब्दील करने का फोकस है। इस रणनीति के लिए कांग्रेस ने एक सर्वे भी करवाया है। इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस ने बैठक में चर्चा की। साफ है कि 3 राज्यों में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस इस बार अभी से बिहार पर फोकस करना चाहती है और बार्गेनिंग पावर को मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस की तैयारियों से एक बात साफ है कि बीजेपी की मुश्किलें राज्य में बढ़ने वाली है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ने भी राज्य की एनडीए सरकार पर ट्वीट के सहारे से हमला बोला है। विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार पर जोरदार कटाक्ष करते हुए कहा कि जब 15 साल पुरानी गाड़ी के चलने की अनुमति नहीं है तो 20 साल पुरानी सरकार क्यों चलेगी।
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है क्योंकि वो ज्यादा धुआं फेंकती है, प्रदूषण बढ़ाती है, जनता के लिए हानिकारक है। तो फिर एनडीए की 20 साल पुरानी जोड़ तोड़ पलटा पलटी वाली खटारा सरकार क्यों चलेगी? 20 वर्षों की नीतीश सरकार ने विगत 20 साल में बिहार के हर गली, हर टोला, हर गांव में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और पलायन रूपी भयंकर प्रदूषण फैला दिया है। अब विपक्ष की तैयारियों से साफ है कि इस बार बिहार में बीजेपी और पूरे एनडीए के लिए जबरदस्त चुनौती होने वाली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लंबे वक्त से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मैतेई समुदाय के बीच चल रहे टकराव के कारण पिछले 1.5 साल से प्रदेश में हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही थी। और अब प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होने के लगभग 2 हफ्ते बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के हालात पर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, मणिपुर सरकार, सेना और अर्ध सैनिक बलों के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। बैठक में प्रमुख तौर पर प्रदेश में सामान्य स्थिति बहाल करने और कई समूहों से अवैध और लूटे गए हथियारों को आत्मसमर्पण कराने पर चर्चा की गई। सभी मुद्दों पर विस्तृत रूप से बात करने के बाद गृह मंत्री ने सड़कें ब्लॉक करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 8 मार्च से मणिपुर में सभी सड़कों पर बेरोक-टोक आवाजाही सुनिश्चित करने को कहा। दरअसल मई 2023 से जारी हिंसा के बाद मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों ने अपने अपने इलाकों की सड़कों पर बाड़ेबंदी कर रखी है। इसका मकसद दूसरे समुदाय के लोगों को अपने इलाके में आने से रोकना है, लेकिन अब गृह मंत्री ने इस तरह का ब्लॉकेज खत्म करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि मई 2023 में मैतेई समुदाय ने उन्हें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग की, लेकिन कुकी समुदाय ने इसके विरोध में मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद राज्य में हिंसा शुरू हो गई थी। लगभग 1.5 साल बाद भी बीरेन्द्र सिंह की सरकार इस हिंसा को रोक नहीं पाई और अपनी ही सरकार में बीरेन्द्र सिंह का विरोध शुरू हो गया, जिसके बाद 9 फरवरी को उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। और अब गृह मंत्री की इस बैठक को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ये कदम केंद्र सरकार पहले भी तो उठा सकती थी। लगभग 150-250 लोग इस हिंसा की भेंट चढ़ गए, कितने घायल हो गए, लेकिन पीएम मोदी को मणिपुर दौरे का वक्त नहीं मिला, उनका दुख जानने का मौका भी नहीं मिला। अगर ये बैठक सरकार पहले कर लेती तो इतने लोगों की जिंदगी खत्म ना हुई होती। शायद राज्य में राष्ट्रपति शासन की नौबत। खंड में माड़ा के पास हुए हिमस्खलन के कारण सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के फंसे श्रमिकों के लिए बचाव अभियान लगातार जारी है। स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जोशीमठ पहुंच गए हैं। धामी ने बताया कि मजदूरों को बचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। तो सुनिए क्या कहा मुख्यमंत्री धामी ने। रेस्क्यू किया जा रहा है और हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ के लोग, आईटीबीपी के और जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, सारे लोग अभी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा बर्फबारी है और सभी मार्ग पूरी तरह से बंद हैं। कहीं 10 फुट 12 फुट से भी ज्यादा बर्फबारी हो रखी है और लगातार हमारा प्रयास यही है कि जो लोग अभी रह गए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और जो लोग अभी 14 लोग और मिले हैं उन सभी को वहां से रेस्क्यू करके यहाँ जोशीमठ लाया जा रहा है और सभी अभी सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि माड़ा में चल रहे एवलांच रेस्क्यू ऑपरेशन में जोशीमठ बेस कैंप से हेली रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सड़क मार्ग पर लामबगड़ से आगे भारी हिमपात की सूचना मिलने के बाद हेली रेस्क्यू ऑपरेशन पर पूरा ध्यान केंद्रित किया गया है। राज्य सरकार ने फंसे हुए मजदूरों के परिवारों के लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू की है, जो विभिन्न राज्यों से आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी लोग सुरक्षित बाहर आ जाएं। वहीं आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि खराब मौसम के कारण बचाव कार्य में कई चुनौतियां आ रही हैं। पहले खबर आई थी कि 57 मजदूर फंसे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि उनमें से 2 मजदूर छुट्टी पर थे। इस तरह से कुल 55 मजदूर हिमस्खलन की चपेट में आए थे, जिनमें से 50 निकाल लिए गए हैं, लेकिन इनमें से 4 को नहीं बचाया जा सका, जबकि 5 मजदूरों की तलाश अभी भी जारी है। ये मजदूर बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं। इस हिमस्खलन से लोगों को केदारनाथ की बाढ़ का खौफनाक मंजर लगाई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जान लेने के एक मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तारी से अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसके खिलाफ यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया, जिस पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि पुलिस ने शीर्ष अदालत के अंतरिम जमानत आदेश को विफल करने के इरादे से यूएपीए का आरोप जोड़ा है।
जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि पुलिस ने 2 जनवरी के अंतरिम जमानत आदेश को विफल करने के इरादे से यूएपीए का आरोप जोड़ा है। उसके बाद कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। पीठ ने कहा है कि यह साफ है कि अपीलकर्ता को सिर्फ 2 जनवरी के आदेश को विफल करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। अपीलकर्ता उक्त मामले में जमानत पाने का हकदार है। अपील स्वीकार की जाती है और उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा। पीठ ने आगे कहा कि अपीलकर्ता के खिलाफ पुलिस द्वारा जल्दबाजी में की गई कार्रवाई ये सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि उसे हिरासत में लिया जाए और 2 जनवरी के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इसे घोर अनुचित करार देते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस के इस आचरण की निंदा की और उसे न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने के लिए अवमानना की चेतावनी दे दी। अदालत ने छत्तीसगढ़ की ओर से पेश हुए वकील से कहा कि पुलिस अधिकारी द्वारा घोर अनुचित काम किया गया है। हम कोर्ट की आपराधिक अवमानना के लिए कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। उसे इस कोर्ट